नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल। और आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे जीड़ की होड़ सियासी ताबड़तोड़ को लेकर। जी हां, जीत की होड़ है और सियासी तोड़फोड़ है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के बाद अब कयासों का दौर शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी जहां एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने भी पूर्ण बहुमत से कहीं ज्यादा करीब 68% सीटों पर जीत दर्ज करने का अपना दावा ठोक दिया है। कांग्रेस सत्ता में वापसी की कोशिश करती दिखाई दे रही है, तो वहीं भाजपा हाईकमान नेताओं को दिल्ली तलब कर हालातों का जायजा ले रहा है। और जहां एक तरफ भाजपा सक्रिय दिख रही है, तो वहीं कांग्रेस भी अलर्ट मोड में नजर आ रही है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही प्रचंड जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर कई सीटों पर कांटे की टक्कर है। तो कहीं आप, बसपा, यूकेडी और निर्दलीय प्रत्याशी राजनीतिक गणित बिगाड़ सकते हैं। इसी को लेकर आज हम जीत की होड़ सियासी तोड़फोड़ पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड राज्य में मतदान हो चुके हैं, जिसके बाद कांग्रेस भाजपा से कमान हासिल कर सत्ता पर काबिज होना चाहती, तो वही भाजपा अपनी जीत का दावा कर रही है। मतदान के बाद जहां एक तरफ भीतरगात को लेकर भाजपा के नेताओं ने प्रदेश पदाधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोला, तो वहीं कांग्रेस ने इस खामी को खुद के लिए अवसर बनाने की जद्दोजहद शुरू कर दी। भाजपा हाईकमान इस पर सतर्क हुआ तो कांग्रेस भी अलर्ट हो गई। कांग्रेस स्ट्रांग रूम के बाहर से निगरानी बनाए हुए है, जिसमें प्रत्याशियों की किस्मत कैद है। तो वहीं भाजपा हाईकमान भी चुनाव की रिपोर्ट जानने के लिए बड़े नेताओं को दिल्ली तलब रही है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री धामी और बड़े नेता भी पूर्व मुख्यमंत्रियों से मिलते नजर आए। ऐसे में कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस इस बार अपनी जीत के लिए आश्वस्त है, इसलिए जश्न मना रही है। वहीं भाजपा को इस बार अपनी हार दिख रही है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा हाईकमान प्रदेश में अपनी हार देख रहा है और इसलिए उनके नेताओं में हलचल मची हुई है। नाराज नेताओं को भाजपा मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस बार भाजपा की हार का कारण जनता के विश्वासघात के साथ भीतरघात भी होगा। हम लोग बिल्कुल जो जनता में बदलाव का माहौल था, जो बीजेपी में हताशा निराशा थी, जो महंगाई थी, बेरोजगारी थी, करप्शन और भ्रष्टाचार के मुद्दे हो गए, चाहे वो NH-74 का मामला हो, चाहे कुंभ घोटाले का मामला हो, चाहे वो सिडकुल घोटाले का मामला, अभी तक भी उन पर जांच नहीं हो रही। दबाने का काम हो रहा। और जिस तरह से बीजेपी के नेताओं ने पैसों के बंदर पर करोड़ों रुपए एक विधानसभा चुनाव में खर्च हो रहा हो, कोविड का पैसा था, जो विकास का पैसा था, वो लगा कर लूट मार इस प्रदेश में कर रही है। और 5 साल में कोई विकास का काम बीजेपी वर्णित नहीं, बता नहीं पाई जनता को विकास का कौन सा काम किया। तो बड़ा दुखद अध्याय तो है ये। तो इसलिए जनता ने हताशा निराशा, महंगाई सर पर चढ़कर बोल रही है। गरीब आदमी का 2 रोज उनकी रोटी खाना मुश्किल हो गया, मजदूरों को रोजगार छीन लिए गए, सिडकुल ठप हो गया है। नहीं, देखिए मिथ्या आरोप है, इनमें कोई तथ्य नहीं है, जान नहीं है इस बात पे। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के अंदर अपने 30 साल के काम और पिछले 5 वर्ष का, और खासकर जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है, 7-8 वर्षों का जो डबल इंजन का काम है, उसके आधार पर जनादेश लेके आ रही है। पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है। बीजेपी की नीतियों, कार्यक्रम, योजनाओं, काम के आधार पर हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। ये सब बातें जो हैं वो खाली कांग्रेस के पास कुछ कहने को नहीं है, तो खाली विरोध के लिए विरोध की राजनीति उचित नहीं है। और थोड़ा सब्र कर लें, 10 मार्च को ही नतीजे आ जाएंगे, मतगणना उसी दिन हो जाएगी। 1, 1:30, 2 बजे तक, दोपहर तक सारी पोजीशन क्लियर हो जाएगी। कांग्रेस को थोड़ा धैर्य से काम लेना चाहिए और भावावेश में, अति उत्साह में या प्लान्ड तरीके से जो है वो बीजेपी को क्यों बदनाम कर रही है भाई, अपने गिरे माह में जाके थोड़ा वेट करें। अभी उत्तराखंड में 2022 का विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है और अभी कुछ ही दिन बाकी हैं जब मतगणना होगी। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों में गहमा गहमी है, दोनों ही पार्टियों को लगता है कि उनकी सरकार नहीं बन पा रही है। और कांग्रेस का तो सीधा आरोप है कि बीजेपी की सरकार इस
बार नहीं बनेगी। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते मैं कहना चाहती हूं कि इस बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ही सारे उत्तराखंड में नहीं बनेंगी और आम आदमी पार्टी बहुत दमखम के साथ चुनाव लड़ा है और हम इस बार उत्तराखंड में अप्रत्याशित परिणामों के साथ सामने आने वाले हैं। 42 सीटों का दावा कांग्रेस कर रही है, वहीं बीजेपी भी 60 पार का लक्ष्य पूरा करने के लिए पूरी कोशिश कर चुकी है। लेकिन दोनों ही पार्टियों की जीत के दावों के बावजूद अन्य पार्टियों के प्रत्याशी भी सियासी गणित बिगाड़ सकते हैं। वहीं कांग्रेस ने दावा किया है कि भाजपा के बागी इस बार समीकरण बिगाड़ देंगे। वहीं कांग्रेस नेताओं ने ये भी दावा किया है कि भाजपा के कुछ नेता उनके साथ नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वही 10 मार्च को तय होगा, क्या भाजपा अपना 60 पार का लक्ष्य पार कर पाएगी या फिर भाजपा उसी मुहाने पर खड़ी हो जाएगी जिस पर 2016 में कांग्रेस थी। और इसके साथ ही देखना ये भी होगा कि बसपा, यूकेडी और दिल्ली मजबूत प्रत्याशी किसका पलड़ा भारी करते हैं। देहरादून से न्यूज इंडिया के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट। तो जीत की होड़ और सियासी तोड़फोड़ को लेकर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। कहीं मच जाएगा, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। बात गांव की पंचायत से लेकर देश की सियासत तक मैं लेकर जाऊंगा आपको हर मुद्दों की तक। जनता के मुद्दों से रास्ता है हमारा, आईना सच का दिखाना जज्बा है हमारा। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आंखों देखा हाल। हर तरफ है सियासत का नजारा, तैयार हो चुका है चुनावी अखाड़ा। जनता के मुद्दों को उठाते हैं हम, हकीकत से रूबरू करवाते हैं हम। मैं करूंगी सबके हक और हुकूक की बात, खोलूंगी सियासत के नए नए राज। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे, हम हैं खबरों के सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और देवभूमि के दंगल में आज हम बातचीत कर रहे हैं जीत की होड़, सियासी तोड़फोड़ लेकर। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ में खास मेहमान है। सबसे पहले उनसे परिचय कराते हैं आपका। हमारे साथ में अमरजीत सिंह जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। वीरेंद्र सिंह रावत जी हमारे साथ में, यूकेडी प्रवक्ता। सीमा डोरा हैं, भाजपा के प्रवक्ता। हेमा भंडारी हैं, आम आदमी पार्टी की ओर से। और नरेंद्र सेठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है देवभूमि के दंगल में। और आज देवभूमि के दंगल में हम बातचीत कर रहे हैं कि जीत की होड़, सियासी तोड़फोड़। जी हाँ, यानी चुनाव होने के बाद भी उत्तराखंड की राजनीतिक हलचल जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। सभी दलों के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र सेठी जी हैं, उनके पास चल लेते हैं। नरेंद्र जी, आप बताइए आखिर ऐसा माहौल क्यों बना हुआ है? मिथक रहा है उत्तराखंड का, 5 साल कांग्रेस 5 साल भाजपा, टूटेगा या फिर कायम रहेगा? मिथक के बारे में तो गरिमा ज्योतिषी ही ज्यादा अच्छा बता पाएंगे कि ये टूटेगा या नहीं टूटेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार जो ज्योतिष का कार्य है वो बहुत अच्छा यहाँ के मतदाताओं ने निभाया है। और उन मतदाताओं ने इसलिए बहुत अच्छा निभाया अपना दायित्व क्योंकि जिन मूलभूत समस्याओं को और जिन कारणों को लेकर उत्तराखंड राज्य बना था, शायद उन्होंने 4 बार देख चुके हैं कि उनके मताधिकार के साथ धोखा हुआ है। और जिस उम्मीदों के साथ उन्होंने अपना मत दिया, वो सियासी पार्टियां अपने वादों पर या तो खरी नहीं उतर पाई या फिर दल बदल के
बीमारी से ग्रस्त हो गई, क्योंकि ये पर्वतीय राज्य, ये जो उत्तराखंड है, ये जो देवभूमि है, इसकी कल्पना इसलिए की गई थी क्योंकि यहाँ पे जो विधायक होते थे वो लखनऊ में अपनी बात को पुरजोर तरीके से नहीं पहुंचा पाते थे। और जब लखनऊ ने ये महसूस किया, उत्तर प्रदेश ने ये महसूस किया कि इनकी बात में दम है, तो उन्होंने इस बात को थोड़ा सा इनको राहत देने के लिए पर्वतीय विकास परिषद बना दिया। पर्वतीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष बनाया उसको राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया, लेकिन उससे भी समस्या का हल नहीं हुआ। तो यहाँ की महिलाओं ने आंदोलन चलाया, जिसके फलस्वरूप कई शहादतें देने के बाद उत्तराखंड राज्य मिला। राज्य मिलने के बाद यहाँ के शहीदों के परिवारों को, आंदोलनकारियों को उम्मीद थी कि उनके सपनों का उत्तराखंड होगा, लेकिन जब वो खुद देखते हैं आज, तो वो स्वयं को ठगा सा महसूस करते हैं। और इस वजह से अब पहले तो उन्होंने जनादेश दिया, पहले जरूर राष्ट्रीय दलों का आजमाया, उन्होंने देखा कि हम या तो भाजपा में जैसे राज्य दिलाया उस पर विश्वास करें, भाजपा खड़ी नहीं उतर पाई तो कांग्रेस से दिलाया, कांग्रेस ने तोड़फोड़ करके भारतीय जनता पार्टी फिर आ गई, फिर राज्य मिला। तो इस पूरी दलगत राजनीति, अवसरवादी राजनीति और अस्थिरता की राजनीति से अब यहाँ का मतदाता इतना अधिक आ चुका है कि वो कुछ नया करने के मूड में है, लेकिन नया बदलाव इसलिए नजर नहीं आता क्योंकि आप यहाँ की जनता के सामने विकल्प ही दो थे केवल, या तो वो कमल पर मोहर लगाती या आकाश पर मोहर लगाती। लेकिन जो अब तक ईवीएम में बंद है वो खुलेगा तो 10 तारीख को, क्या अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन उससे पहले जिस तरीके की गरिमा बयान आ रहे हैं, जो सत्तारूढ़ दल के विधायक भी कह रहे हैं कि हमारे साथ बीतलघात हुआ है, हमारे साथ हमारे लोगों ने धोखा दिया है, तो वो कुछ इशारा करता है कि सत्ता किसके हाथ में जा रही है, ऐसा आभास होता है। बिल्कुल, यानी अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दी होगी, 10 मार्च को तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन उससे पहले हम लगातार देख रहे हैं जो हलचल है, जो सियासी तोड़फोड़ है वो मची हुई है। भाजपा अपने भीतरघात से परेशान नजर आ रही है। इसको लेकर जवाब लेंगे सीमा जी से, हमारे साथ में सीमा जी बनी हुई है भाजपा की ओर से। सीमा जी, बहुत स्वागत है आपका। आखिर क्यों ये परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, जब बहुत बड़ा परिवार होता है तो छुटपुट बातें तो होती रहती है, तो हम तो कहीं भी परेशान नहीं है, ऐसी बातें हैं, हमारा परिवार है, हम संभाल लेंगे। तो आप तब भी रही थी जब हम डिबेट कर रहे थे हरक सिंह रावत को लेकर, तब आपने इसी तरह से बातचीत की थी, लेकिन फिर बाद में कुछ और नतीजे सामने आए। देखिए, होता तो यही है, घर में भी जब बहुत सारे बेटे होते हैं, बहुत सारी बहुएं होती हैं, बेटियां होती हैं, तो लड़ाई तो होती है। और होती है जब देख लिया जाता है कि भाई हाँ, पहले तो यही कहा जाता है कि समझौता हो जाए आपस में, एडजस्टमेंट किसी तरीके से बैठा लिया जाए। तो अभी तो यही चल रहा है कि अगर हमें तो नहीं लगता कि हम किसी को अलग कर सकते हैं, कोई हमारे को परेशान करेगा या भीतरघात कर रहा है, लेकिन अगर कभी हमें ऐसे आगे चल के हमें लगा तो फिर आपको पता है कि अनुशासन वाली पार्टी हमारी तो निष्कासित करने में भी 2 मिनट नहीं लगाती। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा दिमाग में कुछ नहीं, और हमको पूरा कॉन्फिडेंट है हम लोग कि हम सरकार बना रहे हैं। ठीक है, नरेंद्र जी कुछ कह रहे थे। मैं कह रहे परिवार बड़ा होता है तो वहाँ झगड़े और मतभेद तो होते ही हैं। अरे परिवार बड़ा होता है, झगड़े होते हैं, मतभेद होते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, लेकिन बाहर तक तो आवाज नहीं जानी चाहिए, मोहल्ला तो परेशान नहीं होना चाहिए ना। आप अपने घर में रखिए। बिल्कुल, सवाल मेरा सीमा जी से यही था कि जब झगड़ा होता है, सामने आता है, और फिर जब यही चीज कांग्रेस में होती तब तो आप खूब जोर शोर से उसको मुद्दा बनाते हैं, उनको घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब अपने घर पर बात आती तो आप कह देते हैं हमारे घर का झगड़ा है। ठीक है, हमारे साथ में कांग्रेस से आएंगे आपके पास सीमा जी। कांग्रेस से हमारे साथ में अमरजीत सिंह जी हैं। अमरजीत सिंह जी के पास चलते हैं। अमरजीत सिंह जी, कांग्रेस ईवीएम की चौकसी में बैठी हुई है, क्या लगता है इस बार क्या कुछ होगा? मिथक क्योंकि रहा है तो कहीं ना कहीं वो भी इंतजार में है कि अब शायद कांग्रेस की बारी है। देखिए, हम मिथक में विश्वास नहीं करते, कांग्रेस अपने कार्य क्षमता पे विश्वास करती है। कांग्रेस ने कार्य किया है, कांग्रेस जो है जनता की आवाज बनकर लोगों के बीच में गई है, और जनता ने अपना पूर्ण विश्वास। हाँ जी, कार्य में तो बता दीजिए कौन सा कार्य किया? वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। आप पिछले 5 साल पूरे 5 साल सोने का कार्य किया आपने। बहुत अच्छी बात है, आपकी बात का जवाब देता हूँ ना। ठीक है अमरजीत सिंह जी, आप अपनी बात पूरी करें। सुन लीजिए आप। जी पूरी करिए, सुन लीजिए। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल जो जनता के साथ विश्वासघात किया है, आज ये अपने भीतरी घात से वो भोग रहे हैं, और निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी यहां से बाहर जा रही है। जो कल तक 60 पार का नारा देते थे, आज वो 25, 35, 30 के जो है जुगाड़ में कोई दिल्ली दौड़ रहा है, कोई दिल्ली के नेता देहरादून दौड़ रहे हैं।
किस प्रकार से साम दाम दंड भय करके वो जो है ना जोत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी जा रही है। लोगों ने आपके ऊपर विश्वास नहीं किया सीमा जी, और क्या किया 5 सालों में आपने अब तक एक काम भी नहीं गिनाया। जो काम अभी आपसे पूछूंगा मैं, वो काम गिनाने के समय में आप केवल मोदी जी का चेहरा देखोगे और फिर वही गीत गाओगे कि साहब यहाँ पे हम रेल लाइन लेके आए, हमने यहाँ पे 4 धाम जो सड़कें बनाई। आपने कुछ नहीं किया, केवल कांग्रेस की योजनाओं के नाम बदलने का काम किया। और उत्तराखंड में राज्य की योजनाओं की बात करो तो आपने केवल और केवल सत्ता में मुख्यमंत्री बदलने का काम किया और बंदर बांट करी, खनन में आपने लूट करी। किस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ वो जनता ने देखा, किस प्रकार से कोरोना काल में लोग मरे ये जनता ने देखा। जनता इस बात को भूली नहीं और निश्चित रूप से 10 तारीख को अमरजीत जी, जनता भूली नहीं और जनता ने सोच समझ के वोट दिया होगा और 10 मार्च को तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। चर्चा करेंगे इस पर आगे भी। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में जुड़ी हुई लगातार हेमा जी, उनसे भी उनकी राय जानेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी आओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम लगातार बातचीत कर रहे हैं देवभूमि के दंगल में जीत की होड़ और सियासी तोड़फोड़ को लेकर। हमारे साथ में मेहमान भी लगातार बने हुए, उनके पास चलते हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से हमारे साथ में हेमा भंडारी जी हैं। हेमा जी, आप बताइए, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस तो मिथक की बात करें, भले नरेंद्र जी का कहना है कि ज्योतिष इस पर बेहतर बताएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सभी पार्टियों के नेताओं में मिथक बना जरूर रहता है और इसी मिथक के बेस पर एक आस भी बनी रहती है। लेकिन इस बार आपने इस चुनावी मैदान में उतरकर जो इनका समीकरण है, जो इनका खेल है, वो थोड़ा सा बिगाड़ दिया। कहीं ऐसा ना हो दोनों लड़ते रह जाए और बाजी आम आदमी पार्टी के हाथ में हो? उम्मीद है आपको? जी गरिमा जी, धन्यवाद आपका। होना हो तो ऐसा ही है कि यही होने वाला है कि अब चुनाव समाप्त हो गए हैं। 10 तारीख को जो जनता ने जिसके भी पक्ष में जनादेश दिया होगा, जी हेमा जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच रही है। हमारे साथ में तब तक यूकेडी से हैं, उनके पास यूकेडी से हमारे साथ में वीरेंद्र जी जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, आप बताइए। हेमा जी आपके पास वापस लौटेंगे, फिलहाल आपसे ठीक से संपर्क नहीं हो पा रहा है। आप बताइए वीरेंद्र जी, क्या लगता है उत्तराखंड क्रांति दल का गठन इसलिए हुआ था ताकि, और लगातार हम देखते हैं उत्तराखंड क्रांति दल ये बड़ी बड़ी बातें करता है कि हम ही है जो उत्तराखंड के स्थानीय क्षेत्रीय मुद्दों को बेहतर समझते हैं। बाकी सारी पार्टियां तो बाहर से आई हैं, आम आदमी पार्टी भी दिल्ली से आई है। दिल्ली की बातें हम क्यों फॉलो करें, दिल्ली का रूल हम क्यों फॉलो करें, हम तो उत्तराखंड के बेस पर चलेंगे। तो फिर आखिर कुछ खास कर क्यों नहीं पाती? क्या इस बार उम्मीदें हैं आपको कुछ? देखिए, के न्यूज इंडिया का तहे दिल से धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं नरेंद्र जी का तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। नरेंद्र शेट्टी जी ने बहुत ही बेहतरीन बात करी है कि राज्य बनाया, बलिदान दिया, शहादत दी, उत्तराखंड क्रांति दल ने उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। और रही बात राज्य निर्माण में हमारा महत्वपूर्ण योगदान रहा उत्तराखंड दल का, क्योंकि मैं क्रांतिकारी और आंदोलनकारी भी हूँ 94 का। तो हमने वो लाठी डंडे गोली खाए, जेल गए हैं, और उस तरीके हमने इसलिए बनाया था कि उत्तराखंड की हमारा अस्तित्व बचा रहे, हमारा स्वाभिमान बचा रहे, हमारे पहाड़ बचे रहे। लेकिन आज 21 साल उत्तराखंड को बने हो गए हैं, आप देख रहे हैं कि पहाड़ के पहाड़ खाली हो गए हैं। आप बेरोजगारी चरम सीमा पर है, स्वास्थ्य जीरो है, शिक्षा जीरो है। हमने दोनों पार्टियों को दिया, 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी। अब इन्हीं के ही, जिस तरीके से सीमा जी बोल रही थी कि भैया हमने तो ये हमारे तो घर की बात है, घर के बर्तन लड़ाई झगड़ा हो रहा है, और आपके तो जो विधायक हैं, जो आपके मिनिस्टर हैं, वो जनप्रतिनिधि होते हैं, प्रथम पुरुष उनको माना जाता है अपनी विधानसभा में। वही जब करप्ट होंगे, वही जब भ्रष्टाचार करेंगे, वही जब दल बदल करेंगे कांग्रेस से बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस से, तो कौन उनको स्वीकार करेगा? अब आप जनता जागरूक हो चुकी है, जनता देख चुकी है कि इनको हमने मौका दिया। 5 साल दोनों ने क्या किया? आज हमारा अस्तित्व बचाने की वो हो गया, उत्तराखंड को बचाने के लिए। तो ये सिर्फ जुमलेबाजी है, सिर्फ दल बदल कर रहे हैं। जहाँ वोटिंग होनी है, मतदान, वहाँ पे उसमें कंट्रोल रूम में, वहाँ बाहर जाके चुपचाप बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि भाई हमारा कहीं क्या ईवीएम मशीन चेंज तो ना हो जाए, क्या चेंज तो नहीं कर दी गई।
ये सिर्फ झूठ और जुमलेबाजी, डर है, दहशत है। आप खुद देखिए, हरीश रावत जी भी कह रहे हैं कि भैया कुछ भीतरघात कुछ हो रहा है, वो कांग्रेस बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कुछ हो रहा है। तो मतलब कंफ्यूजन है। और इस बार यूकेडी बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगी, आप देख लेना। और आपको 10 मार्च को जो रिजल्ट निकलेगा वो एक अलग ही आश्चर्यजनक रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी 10 मार्च को कहीं ना कहीं चौंकाने वाले नतीजों का इंतजार हर एक दल को है। नरेंद्र जी के पास चल लेते हैं, माफ कीजिएगा। नरेंद्र जी, हमने लगातार सभी दलों के जो प्रवक्ता हैं उनसे बातचीत की और सभी बड़ी आस लगाए बैठे हैं, जो कि लाजमी है। लेकिन सबसे बड़ी बात इस बार जब हमने देखा है कि हर एक पार्टी की ओर से खूब कोशिश की गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के उतरने से मुकाबला थोड़ा सा कठिन और इन लोगों के लिए परेशान कर देने वाला था। कांग्रेस से शुरुआत करते, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस में जो तोड़ फोड़ है वो हमने देखी है। हरीश रावत, प्रीतम सिंह, ये अलग अलग गुट पहले से ही, जब मतलब अभी ये भी क्लियर नहीं हुआ था कि सत्ता में आ भी रहे या नहीं, उससे पहले से ही लड़ाई चालू थी। तो क्या लगता है, अगर सत्ता में वापसी करते हैं तो और ज्यादा यहाँ पर परेशानी जो है वो कांग्रेस पार्टी में देखने को मिलेगी? देखना, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। और इसके ऊपर मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि कांग्रेस का जो हाल आज से 3-4 महीने पहले था, जो संक्रमण कांग्रेस को था, वो गुटबाजी का, आपसी खींचातान, लड़ाई, कांग्रेस से पता नहीं कौन सी दवा ली, उनको कुछ आराम है पहले से और काफी फर्क है, अब वो तंदुरुस्त है थोड़ी। और भारतीय जनता पार्टी को बीमारी लग चुकी है खींचातान की। हर रोज इनका एक विधायक कहता है कि हमें हराने की कोशिश की गई। इनके 8-9 विधायकों के बयान आ चुके हैं कि भीतरघात हुआ है। तो अब मुझे लगता है गुटबाजी का जो वायरस था वो उधर शिफ्ट हो गया है। और कांग्रेस अगर ये वाला थोड़ा और पहले ले लेती तो शायद उसकी तस्वीर बिल्कुल ही भिन्न होती। हालांकि कांग्रेस पूरी तरीके से आश्वस्त है और पूरी तरीके से आश्वस्त भारतीय जनता पार्टी भी, लेकिन उनके जज्बे के अंदर, कांग्रेस के अंदर जो दम दिखता है उससे भाजपा भी थोड़ी सी परेशान है। अब दिक्कत क्या है भाजपा के सामने, आपको भी एक बड़ा आम सी प्रचलित वो है बात है, वीरेंद्र जी भी जानते हैं, ये स्पोर्ट्समैन भी रहे हैं वीरेंद्र जी। और क्या होता है कि जूते के अंदर जो कंकड़ होता है ना, वो ज्यादा परेशान होता है। आप बाहर बजरी के ऊपर भाग रहे हैं फ्लीट पहन के, वो उसमें दिक्कत नहीं करता। तो ये जो अंदर के लोग हैं ये इनको इतना दुखी कर रहे हैं कि इनका मनोबल इतना ज्यादा गिरा रहे हैं, अभी किसी स्थिति में बनने के लिए आगे आएंगे भी तो ये खुद इनको खींच लेंगे। कुल मिलाकर देखना, इतनी ज्यादा दूषित हो चुकी है यहाँ की पूरी राजनीति। मुझे तो सिर्फ इतना एक दृष्टांत इसमें देना पड़ रहा है। बिल्कुल नरेंद्र जी, यानी कहीं ना कहीं परेशानी जो है वो जरूर आएगी। बिल्कुल नरेंद्र जी, वक्त कम है, लौटेंगे आपके पास और लगातार इस पर बातचीत भी करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चुनाव का टाइम बहुत बढ़िया होता है हिसाब करे के लिए। पहले पिछड़े वर्ग के साथ कितना अत्याचार होता था, यहाँ तक के शिकायत तक दर्ज नहीं होती थी। और आज शिकायत भी दर्ज होती है, उस पे कार्रवाई भी होती है। जो देते थे हमें चोट, काहे देंगे हम उन्हें वोट? हिसाब लगा लीजिए। सोच ईमानदार, काम असरदार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। भाजपा का संकल्प है स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1 करोड़ महिलाओं को 1 लाख तक का क्रेडिट कार्ड। 5 लाख नए स्वयं सहायता समूह बनाएंगे। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। बात गांव की पंचायत से लेकर देश की सियासत तक मैं लेकर जाऊंगा आपको हर मुद्दों की तक
जनता के मुद्दों से रास्ता है हमारा, आईना सच का दिखाना जज्बा है हमारा। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आपको देखा हाल। हर तरफ है सियासत का नजारा, तैयार हो चुका है चुनावी अखाड़ा। जनता के मुद्दों को उठाते हैं हम, हकीकत से रूबरू करवाते हैं हम। मैं करूंगी सबके हक और हुकूक की बात, खोलूंगी सियासत के नए नए राज। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे, हम हैं खबरों के सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देवभूमि के दंगल में आज हम बातचीत कर रहे हैं जीत की होड़ और सियासी तोड़फोड़ की। जिस तरह के सियासी तोड़फोड़ फिलहाल देखने को मिल रहे हैं, 10 मार्च से पहले ही लगातार सभी पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं, उसको लेकर कई समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। आज इसी पर हम बातचीत करें। हमारे साथ में मेहमान लगातार बने हुए हैं और नरेंद्र जी से हम बात कर रहे थे कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो कितना जो भीतरी घात है, जो आपसी कलह है, उसका सामना करना पड़ सकता है। इसको लेकर हम सीमा जी से भी उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सीमा जी, अभी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का परिवार बहुत बड़ा है, इसके चलते थोड़ी बहुत खटपट तो होगी, ठीक है, यानी आपने इस बात के माध्यम से ये स्वीकार कर लिया कि खटपट और भीतरी घात कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत है जरूर। क्या लगता है अगर आप सत्ता में आएंगे तो आपको भी इसकी परेशानियां होंगी? जी, मैंने कहा ना, खटपट तो परिवार में होती है, लेकिन कांग्रेस की तरह हम लोग सड़कों पे गुत्थम गुत्था नहीं करते, लड़ाइयां नहीं लड़ते, एक दूसरे को मार कुटाई नहीं करते। तो ये है कि, और मैंने आपको जैसे बोला है कि अनुशासित पार्टी है, आस्तीन के साथ जो भी हैं, जो अभी तक तो प्रूव नहीं हुए, लेकिन अगर आस्तीन के साथ हमारे पार्टी में होंगे तो बख्शा उनको भी नहीं जाएगा। 10 के बाद सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो चिंता मत करिए, और हम बड़ी अच्छे से आश्वस्त हैं। रही रावत जी की बात का मैं जवाब देना चाहती कि सर, आपने कहा था आंदोलनकारी हमारे, पहले देखिए आपके कोर्स आपकी पार्टी के साथ जितने लोग जुड़े हुए थे, यानी कि उत्तराखंड का हर घर से एक बंदा जरूर तो था जिसने इस आंदोलन की लड़ाई में हिस्सा लिया। आज वो कुछ बीजेपी में है, कुछ कांग्रेस में है, पर ये मत सोचिए कि ओनली यूकेडी है जिसने जो है उत्तराखंड दिया हमें। हाँ, उसके कुछ नेता थे, लेकिन वो नेता भी अब बढ़ चुके हैं, तो पूरा उत्तराखंड शामिल था उसमें, तो सबकी शहादतें थी, सबने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया। हमारे घर से भी लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया, सबके घर से लोगों ने कंट्रीब्यूशन। तो अच्छी बात है मैडम, आपने कंट्रीब्यूशन बनाने में पहाड़ के अस्तित्व के बारे में सोचा कभी? बिल्कुल सोचा। अगर ना सोचा होता तो ये पहाड़ विकास कहाँ है? सुन तो लीजिए, आप मुझे बात तो मुझे आप बोलेंगे बीच में तो मैं कैसे बोलूंगी? आप बोल लीजिए फिर। अगर हमने पहाड़ों का विकास ना करा होता तो आज सड़कें पहाड़ों तक न पहुंच पाती, बागेश्वर तक नहीं जाती रेलें, समझ में। और ये एयर कनेक्टिविटी इतनी बढ़िया ना हो जाती, आपको 4 धाम नहीं इतने सुलभ हो जाते। तो ये सब हमने पहले पहाड़ों के बारे में सोचा है। सिर्फ नेशनल हाईवे बनाया आपका, आपने दूरस्थ क्षेत्र में कहाँ पहुंचा है? स्वास्थ्य कहाँ पहुंचा? रोड कहाँ है गाँव में? आप चलिए मैं दिखाता हूँ। आप सोचोगे कि मिनटों में काम हो जाए, तो इतना बड़ा उत्तराखंड, आप भौगोलिक परिस्थिति मैडम 10 साल आपको दिए हैं, 10 साल आपको दिए हैं। नहीं देते हो, आप बोलने नहीं देते हो। भौगोलिक परिस्थिति जो उत्तराखंड की है, डिस्टेंस देखिए क्या चीज कहाँ से कहाँ पर होती है, उन चीजों को पार करने में पहाड़ काट काट के सड़कें बनती है, उसमें समय लगता है हर चीज में। और हमने पूरे 10 साल जो हमने पहले 5 साल रब के पास, अभी लास्ट के 2-3 महीने में क्यों हो रहा है काम? सर सुन लीजिए, लास्ट के 2 महीने में क्यों हो रहा है? इन 5 सालों में जो हमने 2 साल कोरोना में हमने जो सफर किया, उस पर भी हमने काफी जल्दी काम करने की कोशिश करी। और कोरोना में जो चीज अनएक्सपेक्टेड थी, आपने राजधानी गैरसैंण क्यों नहीं लागू करी? हमने एक बात कही थी ना, आप भी सत्ता में रहे 10 साल, आपने 2 मेन मुद्दे, आप चलिए मैं बात छोड़ दें, स्वास्थ्य तो जीरो ही है पहाड़ों में, आप राजधानी गैरसैंण क्यों नहीं घोषित करी आपने? आप बताइए, आपने भू कानून क्यों नहीं लागू किया, जो मेन हमारा अस्तित्व का सवाल है? पहाड़ की हालत देखिए ना। भू कानून हमारे दिल के बहुत करीब, और हमने 2018 में आके तो किसी ने उसका नाश ही मार दिया। ठीक है वीरेन जी, अभी आपने गैरसैंण का मुद्दा उठाया, मेरा सवाल यही था। बात करिए अभी राजधानी गैरसैंण होती है। वीरेन जी, हम ये सवाल उठाने वाले थे। मेरा अगला सवाल यही था कि अगर सरकार में आप लोग ये कहते हैं, क्योंकि भाजपा कहती है कि हमें पूरा मौका नहीं मिलता है, कांग्रेस भी ये कहती है हमें पूरा मौका नहीं मिलता, जिसके चलते हम नहीं कर पाते। अभी हमने देखा था ना, जब शीतकालीन सत्र हुआ था तो कितना ज्यादा हंगामा यहाँ पर हुआ था। गैरसैंण को कौन सी सरकार को, आप में से सभी दावा कर रहे हैं सरकार में आएंगे, स्थायी राजधानी कौन बनाएगा?
किसी सरकार के पास इसका जवाब है? नरेंद्र जी आप बता दीजिए, क्योंकि हमारे पास है। उत्तराखंड क्रांति अस्थायी राजधानी बनाएगी, उत्तराखंड क्रांति का है, भू कानून भी लाएगी, अस्थायी राजधानी बनाएगी और पूरे पहाड़ों का। हमने भी अपने मैनिफेस्टो में लिख दिया कि भू कानून हमने लिखा हुआ है, हमने पारित किया हुआ है। आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र में भी है, आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र में है कि गैरसैंण को राजधानी बनाएंगे, स्थायी राजधानी। मैडम आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी ने, कर्नल कोटियाल ने अभी तक घोषणा क्यों नहीं करी? आप बोल रहे हैं ना, आप पूछिए अपने घोषणा की हुई है गैरसैण को, आप हमारा घोषणा पत्र उठा के मीटिंग हुई है आपकी, कितने केजरीवाल जी कितने बार उत्तराखंड में आए बताइए? कब बोला उन्होंने पब्लिकली? बताइए, दिखाइए घोषणा पत्र में लिख दिया है। कोटियाल के बारे में बताइए। ऐसा है, राष्ट्रीय पार्टियां सिर्फ जितनी भी राष्ट्रीय पार्टी दिल्ली से चल रही है, कुछ नहीं होना है, पहाड़ों में कोई विकास नहीं हुआ है। सभी के लिए सोचा है। स्वास्थ्य की हालत देखिए, 14 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं, 14 लाख बेरोजगार करना नहीं मजबूत होते हैं तो तीसरे विकल्प को आने की जरूरत नहीं पड़ती। रोजगार के तहत कितने लोगों को जोड़ेंगे वो तो आप काउंट करेंगे नहीं, सिर्फ नौकरियों के बारे में क्यों सोचते हैं? स्वरोजगार से कितने लोग जुड़े, कितनों को रोजगार मिला, वो नहीं आप कभी काउंट, वो अनकाउंटेबल हो जाता है हर चीज जगह से। 14 लाख क्यों बेरोजगार हो गए बताइए ना? कांग्रेस के पीछे क्यों पड़ जाते हैं आप लोग? सरकार ने कौन सा रोजगार दिया बताओ? मैं आपको दिखाता हूँ, महिलाओं को दिखाता हूँ, युवाओं को दिखाता हूँ, स्वरोजगार की तरफ से सब रोजगार क्यों नहीं दिया आपने? हाँ, महिलाओं को मैं दिखाऊंगा, मेरे पे वीडियोस हैं, मेरे पे तथ्य हैं, मैं तथ्य पे बात करता हूँ। मैं बता रहा हूँ, लेकिन चुनाव के दौरान इतनी बड़ी घोषणाएं क्यों हो जाती है? पहाड़ों में नेता मस्त हैं, मस्त है। आपके कैबिनेट मिनिस्टर जो चोपड़ा खाली विधानसभा से, उनसे पूछिए कितने उन्होंने घोषणा करी, कितना क्या किया, और जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं किया। आप देखिए ना वहां जाके पहाड़ों की हालत देखिए। कभी आप गढ़वाल कुमाऊं गए हो तो पता चलेगा आपको क्या अस्तित्व क्या है कि जब आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी, देखना पड़ेगा। आप सिर्फ देहरादून में बैठ के राजनीति नहीं होती, पहाड़ों में जाना पड़ता है, चलना पड़ता है, पहाड़ों में देखना पड़ता है, वहाँ रहना पड़ता है, पागों से बचना पड़ता है, मंत्रों से बचना पड़ता है। आज खेती बंजर कर दी है। आप बताइए ना पहाड़ों में क्या विकास हुआ है? आज मणिपुर उठा के देखिए, झारखंड देखिए कितना विकास हुआ है। आज उत्तराखंड की हालत देखिए, उत्तराखंड के दूर क्षेत्र का हालत देखिए, अभी तो कोई विकास नहीं हुआ। मैं दिखाता हूँ आपको तथ्य सारे। आज उत्तराखंड इसलिए बनाया था, स्पष्ट होगा ना कौन विकास करेगा। विकास की बातें सब कर रहे हैं। काला चश्मा पहन लिया, पहन के आपको सब कुछ काला काला नजर आ रहा है। विकास क्या हुआ? विकास पता चल गया, दुनिया को पता चल गया। इसलिए अब ये झूठ की नेतागिरी नहीं चलेगी। झूठ कांग्रेस बीजेपी की कोई झूठ की राजनीति नहीं चलेगी। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अब सच की राजनीति होगी। आएगी, आज अब देखना 10 मार्च को पता चल जाएगा। 10 मार्च को देखना सबसे स्ट्रांग हमारी पार्टी होगी। अब 10 मार्च को पता चल जाएगा कि अब सच्चाई पता चल जाएगी। आपके जो नेता भागने दे रहे उधर, सच्चाई आपके सामने आ जाएगी 10 मार्च को। 10 मार्च का इंतजार कर लेते हैं और फिर देखेंगे कि कौन सत्ता में आता है। और सीमा जी, विकास की राजनीति नहीं होती, विकास सिर्फ और सिर्फ विकास होता है जो जनता समझती है कि कौन सा विकास हो रहा है। नरेंद्र जी, अभी देखा आपने यहाँ पर लगातार सीमा जी और वीरेंद्र जी के बीच में जो बातचीत हुई, इसमें विकास, अभी सीमा जी ने कहा विकास की राजनीति, क्या लगता है वाकई विकास की राजनीति उत्तराखंड में हुई है 5 सालों में? क्योंकि आप 10 मार्च को बदला ले लिया होगा, किस्मत कैद हो चुकी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए गरिमा जी, अगर इनके पाठ्यक्रम के हिसाब से सड़कें बना देना और इमारत बना देना ये विकास कहलाता है, या पुल बना देना ये विकास कहलाता है, तो मुझे इनकी सोच के ऊपर तरफ इसलिए आता है क्योंकि यहाँ का बच्चा आज भी महानगरों में पढ़ने जाता है। बिल्कुल। आप यहाँ पे क्यों अवसर प्रदान नहीं कर पाए जिससे कि यहाँ का 3600 स्कूल बंद हो रहे हैं। ठीक है वीरेंद्र जी उनको बोलने दीजिए, वीरेंद्र जी उनको बोलने दीजिए, उसके बाद बीच में बोलिएगा। जी जी जी। उत्तराखंड में मैंने शिक्षा ग्रहण करी और आज मुझे रोजगार जो मिला है उत्तराखंड की बदौलत मिला है, ऐसा एक भी व्यक्ति दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा। बिल्कुल। दिक्कत यह है गरिमा जी कि यहाँ की राजनीति में गिरावट इस तरीके से आ चुकी है कि उसको दोबारा संरक्षित करना, उसको स्थापित करना बिल्कुल वैसा ही है कि एक बार यहाँ पे पर्यावरण को लेकर सुंदरलाल बहुगुणा गौड़ा देवी इतने चिंतित हुए कि उन्होंने चिपको आंदोलन चलाया, पेड़ से चिपक गए, पेड़ नहीं काटने दिए। उनकी बदौलत पूरे उत्तराखंड की पर्यावरण की सुरक्षा हुई, पर्यावरण बचा। आज जिस तरीके से राजनीति के अंदर गिरावट आ चुकी है, मूल्यों में गिरावट आ चुकी है, सही कहा वीरेंद्र भाई ने कि यहाँ बैठ के बोलना बहुत आसान है। पहाड़ों में जाके देखिए, पहाड़ से यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जाके बच्चे से पूछिए कि यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है, तेरे नरेंद्र मोदी। शर्म आने चाहिए हमें शिक्षा के ऊपर, शर्म आनी चाहिए। हम जिसको कहते हैं साक्षर उत्तराखंड साक्षर, यहाँ पे 2 स्कूल है, यहाँ वेलर स्कूल है और नामी स्कूल है, उसके बावजूद ही
कहते हैं कि जो पूरे देश को शिक्षित करने का दावा करते हैं, वहां पे इतनी बड़ी निरक्षरता। ठीक है, इस पूरे परिवेश को अगर बदलना है तो राजनीतिक दलों को अपनी ये चादर उतार के किनारे फेंकनी होगी और एक बार पवित्रता के गंगा में वहां स्नान करना होगा, जिससे तो पता चले कि हमने राज्य के हितों को कितना सुरक्षित किया है। उन शहीदों के आत्माओं से पूछे, उन परिजनों से पूछे, इन्होंने अपने लाल बहाए। बिल्कुल नाम बदलने से कोई नरेंद्र जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। शहीदों की शहादत तक को छोड़ा नहीं गया था। जनता के वोट बटोरने के लिए सभी पार्टियों ने शहीदों की शहादत तक का भी इस्तेमाल किया। हमने देखा है किस तरह से कटआउट्स और बैनर पोस्टर्स लगाए गए थे। सबने शहीदों की बात की है, लेकिन शहीदों के लिए क्या कुछ खास है, ये सबसे बड़ी बात है कि शहीदों के लिए किया क्या जा रहा पार्टियों की ओर से। अमरजीत जी आप बताइए, अभी हम स्थानीय मुद्दों की बात कर रहे थे। गैरसैंण को लेकर कांग्रेस पार्टी का सिर्फ एक ही जवाब होता है, हमको पूरा समय नहीं मिलता, इसलिए हम परमानेंट राजधानी नहीं बना पाते। कितने और मुद्दे हैं, पलायन है, स्थानीय मुद्दे कितने बड़े हैं, क्यों आखिर बच्चों को बाहर पढ़ने जाना पड़ता है, क्यों उत्तराखंड में रोजगार की कमी है, इन सब का विकास करेंगे क्या आप जब आएंगे सरकार में? या देखिए, निश्चित गरिमा जी, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में और तमाम मंचों से ये बात को कहा है कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि गैरसैंण को पूर्णकालिक राजधानी बनाया जाए। और रही बात रोजगार की, रोजगार का सवाल भी अगर आया तो कांग्रेस ने कहा है कि हम यहाँ पे लगातार 4 लाख रोजगार देने की बात हमने की है। महंगाई को लेकर के हमने बात की है। हमने तमाम मुद्दों को जो जितने भी जनहित के मुद्दे हो, स्वास्थ्य की लेकर के बात की हो, बच्चों की शिक्षा की लेकर बात की हो, पलायन की लेकर के बात की हो, तो हमने कहा है निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार बनेगी तो हम इन सभी मुद्दों पर भरसक प्रयास करेंगे कि पलायन रुके, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य मिले, महंगाई कम हो। इसके लिए कांग्रेस कटिबद्ध है और निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपके मंच से कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद आप देखेंगे कि ये सभी मुद्दे उत्तराखंड के रिजॉल्व होंगे और निश्चित रूप से गैरसैंण जो है पूर्णकालिक राजधानी भी बनेगी। ठीक है, हम पहले भी 10 साल तो आपको भी मिले थे। ठीक है, हमने पहले भी देखा और आगे भी देख लेंगे। आम आदमी वीरेंद्र पार्टी से हेमा जी हैं। ठीक है, 10 साल आपको मिले थे, 12,000 करोड़ की वीरेंद्र जी सबकी बात जान लेते हैं, फिर आपसे बातचीत करेंगे। आप सबके बीच में बोलेंगे तो कैसे चर्चा आगे बढ़ेगी। हेमा जी आप बताइए, घोषणा पत्र आम आदमी पार्टी का भी लंबा चौड़ा सामने आया है, खूब गारंटियां दी हैं, महिलाओं को 1000 रुपए देने की बात भी कर डाली है, लेकिन जैसे कि सभी पार्टियां अभी कह रही हैं हम आएंगे तो हम ये करेंगे, हम आएंगे तो हम वो करेंगे। ये पार्टियां पहले भी आ चुकी हैं और बहुत सी ऐसी घोषणाएं जो आने के बाद पूरी नहीं हुई। इसलिए मैं आपसे पहली बार, क्योंकि आप चुनावी मैदान में, इसलिए आपसे पूछूं, आपके घोषणा पत्र में जो है क्या वो सरकार में आने पर आप लोग वाकई में पूरा करेंगे, जनता को कोई आश्वासन देंगे? इसका जवाब आपसे लेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें, जहां पर पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमला। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। लखनऊ से यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमला, फाजिल नगर इलाके में यह हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमले की खबर सामने आई है। फाजिल नगर में सपा नेता के काफिले पर हमला। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमला हुआ है, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। ये बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। और फाजिल नगर में यह हमला हुआ है। फाजिल नगर में सपा नेता के काफिले पर हमला, तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए यहाँ कई गाड़ियों के क्षतिग्रस्त होने की बात सामने आ रही है। तस्वीरें सामने आ चुकी, जहाँ गाड़ियों के शीशे टूटे हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर किस तरह से जो हमला है वो बोला गया है। इस काफिले पर, स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमला हुआ है। फाजिल नगर इलाके में यह हमला हुआ है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं लखनऊ से। और इस हमले में कई गाड़ियों के क्षतिग्रस्त होने की बात, पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमला, ये बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। कुशीनगर से भी बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर आपको बता दें कि कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं इस हमले में। और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमले की बड़ी खबर सामने आ रही है। फाजिल नगर इलाके में यह हमला हुआ है। कुशीनगर से बड़ी खबर, फाजिल नगर इलाके में यह हमला हुआ, लेकिन अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर हमला किसने किया है। फाजिल नगर में सपा नेता के काफिले पर हमले की बड़ी खबर। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का यह काफिला आगे बढ़ रहा था और इस दौरान इस काफिले पर हमला होता है। आप देखिए गाड़ियों के शीशे यहाँ पर टूटे हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर यह हमला बड़ा था, क्योंकि कई गाड़ियां यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से गाड़ियों के शीशे जो हैं वो पूरी तरह से टूटे हुए हैं। फाजिल नगर इलाके में यह हमला हुआ है। हमले में कई गाड़ियों के क्षतिग्रस्त होने की बात कही जा रही है। और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमला।
और कुशीनगर से हमारे संवाददाता केडी यादव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। केडी यादव, पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमला, फिलहाल क्या कुछ अपडेट, किसने किया ये हमला और क्या कोई जानकारी अब तक सामने आई है? हेलो जी केडी, क्या आप तक आवाज हमारी पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। जी केडी, किसने हमला किया, क्या कुछ है पूरा मामला, क्या सुरक्षित है स्वामी प्रसाद मौर्य? जी आपको बता दें कि कुशीनगर जनपद के फाजीनगर विधानसभा का ये मामला है। गोलरिया चौराहे पर ये लोग रोड जाम किए हुए हैं, क्योंकि गांव में यहाँ के लोकल लोग बता रहे हैं कि जैसे ही इनकी काफिला जो है निकल रही थी, रैली चल रही थी रोड पे, तब तक जो है मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि बीजेपी सुनियोजित तरीके से पूरे प्लानिंग के तहत जो है हमारे पे हमला किया है। मुझे मारने के प्लान में थे, लेकिन मैं अचानक दूसरे गाड़ी में बैठ गया। मेरे गाड़ी को पहचान लिए थे, मेरे ही गाड़ी को ताबड़तोड़ ये लोग जो है लाठी डंडे से, कट्टा के भी आरोप लगा रहे हैं, कट्टा लगा के साथ भी हाथी से डंडा से मार करके गाड़ी को चकनाचूर कर दिए हैं। यहाँ भी मौके पे देखने को मिल रहा है कि लगभग जो है 20-25 गाड़ियां जो है तोड़ फोड़ कर दिया गया है, शीशा फाटक तोड़ दिया गया है, लाठी डंडा के चोटें भी कई लोगों पे जो है लगा हुआ है, किसी का सर फटा हुआ, किसी का लगा है स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस पूरे हमले का। और बताइए, ये भी जो है कि वो धरने पर बैठ गए हैं। जी आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य पूरे तरह से भारतीय जनता पार्टी पे ही आरोप लगा रहे हैं कि ये गुंडे मवाली हार के डर से अब ये हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को जो है नर्वस करने का कोशिश कर रहा है, जो किसी तरह से जीतने के फिराक में लगे हुए हैं। लेकिन यह हार गए हैं पहले से, तो ये हार न करके कुछ जो है माफिया डान गुंडा बुला करके हमारे ऊपर हमले करा रहे हैं। जी ठीक है, लेकिन अब तक क्या प्रशासन की ओर से इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया गया है? क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? जी आपको बता दें कि जिला प्रशासन भी यहाँ पहुंच गया है, पर्यवेक्षक भी पहुंच गए हैं। ये लोग जो है इनको मनाने के प्रयास में कर रहे हैं कि किसी तरह से धरना खत्म कर दीजिए, बाकी जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो करने के लिए प्रशासन तैयार है। बिल्कुल, लेकिन क्या केडी ये कोई जानकारी भाजपा की ओर से क्या अब तक, क्योंकि उन्हीं के समर्थकों पर लगातार आरोप लगाया जा रहा है, कि अब तक उसकी ओर कोई प्रतिक्रिया सामने आई? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जी जोड़ने के लिए तो बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर कुशीनगर में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमला हुआ है और अब आपको बता दें कि धरने पर बैठ गए हैं। हालांकि प्रशासन लगातार मनाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर मौर्य को टिकट मिलने से क्षेत्रीय सपाइयों में नाराजगी थी। और ये अहम खबर, कुशीनगर में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमला और लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए वो नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कुशीनगर से, जहां फाजिल नगर इलाके में स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमला हुआ है और उसके बाद से स्वामी प्रसाद मौर्य धरने पर बैठ गए हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य सुरक्षित हैं, क्योंकि वो दूसरी गाड़ी में बैठे हुए थे और गाड़ियों की हालत यहां पर बिगड़ी हुई नजर आ रही है। आप देखिए, यहाँ पर कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हैं, गाड़ियों के शीशे टूटे हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमला हुआ, जानकारी होते ही प्रशासन मौके पर पहुंच चुका है। तो कुशीनगर में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमले में कई कट्टे से नहीं चलेगा, मारपीट खून खराबे से नहीं चलेगा। लोकतंत्र जनता के मतदान से, उनके जनादेश से चलेगा। और अगर उनको जनता में विश्वास है तो सब कुछ जनता पर छोड़ देना चाहिए। मार पीट करके चुनाव अपने पक्ष में करने की। तो आप सुन रहे थे यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य को, जहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लोकतंत्र जनता के वोट से चलेगा और इस तरह से यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। और हमारे साथ में अनुराग भदौरिया जी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनुराग जी, स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमला हुआ है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस कदर बौखला गई हार के डर से कि कहीं ईवीएम जहाँ रखी हुई वहाँ इनके अधिकारी गाड़ी लेकर घुस जा रहे हैं, यानी हथौड़ी उसमें से मिलती है, उससे भी नहीं होता है। तो जब समाजवादी पार्टी के नेता प्रचार में जा रहे हैं तो उनसे पथराव कर रहे हैं। हताश हो चुकी भारतीय जनता पार्टी, हताशा में, निराशा में ये जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उनके कार्यकर्ता और उनके नेतागण, लेकिन इससे भी उनको हार से नहीं बच पाएंगे। हार जनता ने उनकी लिख दी है, हार तय भारतीय जनता पार्टी की। चाहे कुछ भी कर लें, कोई भी हथकंडा अपना लें, हारना तय है उनका। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से तो यही कहूंगा कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होने दीजिए। ये सब हथकंडे मत अपनाइए, क्योंकि ये उन्हीं के लिए नुकसान कर रहे हैं। लगातार इन सब करने से
छवि गिरती है। और भारतीय जनता पार्टी की हार की बौखलाहट तो देखिए कि अभी तो सत्ता जाने वाली है, 10 तारीख का इंतजार तो कर लीजिए। यही जनता आपको दौड़ा देगी वोट के माध्यम से, और वोट के माध्यम से आपको सरकार से उखाड़ फेंकेगी। चाहे आप कोई भी हथकंडा अपना लीजिए, डरा लीजिए, धमका लीजिए, ईवीएम के मजार रखी वहाँ गाड़ियां भेज के कुछ कराने की कोशिश कीजिए, लेकिन होगा कुछ नहीं, जाना तय है। ठीक है अनुराग जी, आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह कि एक बात क्षेत्र में यह भी उठाई जा रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट मिलने से क्षेत्रीय लोग काफी नाराज थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं भीतरी घात के चलते सब कुछ ऐसा हुआ है? भाई क्षेत्रीय नाराज इसका क्या मतलब है? कोई गाड़ी पे पथराव करे, ये जिम्मेदारी होती है सरकार की। गाड़ी पे पथराव, इसके मतलब सरकार यहाँ लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज है ही नहीं। बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना होगा, चाहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो या बीजेपी के, लेकिन क्योंकि आप साफ तौर पर बीजेपी घेर रहे हैं ना, इसलिए मैंने ये सवाल किया। मैंने आपसे क्या कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ही काम है, कोई अपने नेता पे क्यों पत्थर मारेगा? ये भारतीय जनता पार्टी की हार और बौखलाहट है, तो भारतीय जनता पार्टी इससे अपने आप को बचा नहीं सकती। और कहा जाता है हम कहते हैं कि ये पथराव समाजवादी पार्टी के नेताओं पे क्यों? जनता नाराज तो बीजेपी से है, तो बीजेपी के उस पर पथराव होना चाहिए। इसके मतलब ये कार्यकर्ता कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। मैं जनता की बात कर रही हूँ, लेकिन जनता वो जो समाजवादी पार्टी के ही लोग टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट मिलने के बाद से वो जो लोग नाराज थे आपकी ही पार्टी के, उनको लेकर कुछ अटकलें जो है आपके ही क्षेत्र में बनाई जा रही है, उस पर मेरा सवाल है। आप भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कहे, ठीक है, लेकिन जिस तरह की घटना हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल। प्रशासन से किस तरह की उम्मीद रखते हैं आप? जी अनुराग जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां फाजिल नगर से सपा के प्रत्याशी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, और अब उनके काफिले पर हमले के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। टिकट न मिलने के बाद से क्षेत्र भी उनका लगातार विरोध हो रहा था, लेकिन अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े। उन्होंने इस तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि उनके ही कार्यकर्ताओं के द्वारा इस तरह की हरकत को अंजाम दिया गया है। और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमला, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बिल्कुल, और हम बातचीत कर रहे हैं देवभूमि के दंगल में जीत की होड़ और सियासी तोड़फोड़ को लेकर। हमारे साथ में मेहमानों का खास पैनल लगातार बना हुआ है, उनके पास चलते हैं। हेमा भंडारी जी से हम जवाब ले रहे थे। हेमा जी, माफी के साथ रोकना पड़ा था, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, आपके पास वापस आएंगे। आप बताइए हेमा जी, आम आदमी पार्टी की गारंटी जो पत्र है, खूब सारी गारंटियां थी, खूब सारी घोषणाएं थी, आप सत्ता में आते हैं, सरकार में आते हैं, पूरा करेंगे उनको, या बाकियों की तरह आप भी सिर्फ घोषणाएं करके निकल जाएंगे? देखिए आम आदमी पार्टी जो चुनाव में उतरी थी तो जनता की मूलभूत सुविधाओं को लेकर उतरी थी। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, ये जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको लेकर उतरी थी। और जो दिल्ली में जो भी घोषणाएं की हैं वो पूरी करके दिखाई हैं, तो उसी के तर्ज पे उत्तराखंड में भी जो घोषणा करेंगे, क्योंकि हमारे पास मॉडल दिल्ली का है कि हमने वहां पर पूरा किया है। अब चूंकि चुनाव संपन्न हो गए हैं और जनादेश मार्च को सामने आएगा सबके, और दोनों ही जो पार्टियां हैं इनको एक तरह से कि हम अपनी सरकार बनाएंगे, हम अपनी, तो डर सता रहा है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। अब सीमा डोरा जी ने कहा कि भीतरी घात हमारा अंदरूनी मामला है, तो वो बार बार यही कहती हैं हर डिबेट में, तो वो वही वाली बात हो जाती है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। क्योंकि अगर इनकी भीतरी घात होती तो सड़कों पे क्यों आती? सड़कों पे आरोप प्रत्यारोप क्यों नहीं करते? दूसरी बात ये है कि अनुशासन में बोले वाली पार्टी के अनुशासन वाली है, हम अनुशासन वाली पार्टी है। अभी इनका 10 मार्च को इनका अनुशासन सड़कों पे नजर आएगा। इनका अनुशासन आप देखिए 10 मार्च को सड़कों पे इनका पूरा अनुशासन नजर आएगा। दूसरा इन्होंने बोला कि आस्तीन के सांप को बाहर करा जाएगा। अब आप एक बात बताइए, इतने सारे प्रत्याशी एक ही व्यक्ति पे आरोप लगा रहे हैं, इनके प्रदेश अध्यक्ष पे, तो ये आस्तीन का सांप किसे कहेंगे? तो इस समय ये गठजोड़ करे जा रहे हैं, दिल्ली जाके भागना, किसको खरीदें, किसको वो करें, गठजोड़ की कैसे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडे अपना सकती है। तो इसीलिए अब जो है पहरा देने की जो स्ट्रॉन्ग रूम में उनके बाहर जो कांग्रेस के भी जो पदाधिकारी बैठे हैं, कार्यकर्ता बैठे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। ये पहले भी आया था, ईवीएम में गड़बड़ी, ईवीएम बदलने की
ईवीएम बदलने की जो मशीनों को बदलने की वीडियो वायरल हुई थी, वीडियो वायरल हुई थी दिल्ली में, यहाँ पर नहीं कराओगे आप लोग दिल्ली में, दिल्ली का फ्री की भारतीय जनता पार्टी को भी और कांग्रेस को भी 10 साल लगाओगे। आपने उत्तराखंड का विकास प्लान किया, आज बता रहे हो कि प्लान आपको पता है पहाड़ों की स्थिति क्या है, करते हो कि उत्तराखंड का विकास करोगे, फ्री की भाजपा की गुंडागर्दी चरम पे है, क्या करोगे, भाजपा की गुंडागर्दी चरम पे है, ये सब जानते हैं। और आप लोग जिस तरह के हथकंडे अपनाने की कोशिश करते हो हर जगह ठीक है, अनुशासन कहाँ गया, आपके प्रत्याशी लगाने वालों को उठा के बाहर फेंक देंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल 10 मार्च तक इंतजार कीजिए, जनता का जो फरमान है वो आ जाएगा सामने। 10 मार्च तक का इंतजार होगा, चाहे भाजपा हो या फिर आम आदमी पार्टी। 10 मार्च के इंतजार के बाद में सब कुछ साफ हो जाएगा। नरेंद्र जी, एक आखिरी प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगी। आपने सुना सभी दलों को आज यहाँ पर, और सभी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं, लेकिन परिणाम की टेंशन हर एक पार्टी को है, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि भीतरी घात अंदरूनी कलह हर एक पार्टी में, आम आदमी पार्टी को फिलहाल अगर हम छोड़ दें तो नजर आ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अपनी चुनावी जमीन तलाश रहे तो उसको इसमें नहीं जोड़ रहे हैं। क्या लगता है किस तरह के, ज्योतिषी नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि समीकरण आपको किस तरह किस पार्टी के हुए नजर आ रहे हैं? समीकरण इस बार दोनों दलों में से जो अवसरवादी नेता हैं या जो दल बदल रहे हैं उनको जनता नकारेगी, और साफ छवि वाले नेताओं को जनता चुनेगी। और उस साफ छवि वालों में चाहे वो भाजपा से हो चाहे कांग्रेस से हो, एक अच्छा सदन आएगा, ऐसी उम्मीद। पहाड़ का विधायक पहाड़ पर रहकर पहाड़ का विकास करे, ऐसी सोच होनी चाहिए। तब ये उत्तराखंड जो उत्तराखंड बनने से पहले था, लोग यहाँ पर्यटन की दृष्टि से, धर्माटन की दृष्टि से आते थे और बड़े सुकून से वापस जाते थे, वैसा दोबारा उत्तराखंड स्थापित हो सके। और ये दल राजनीति से यानी इंतजार करना होगा कि क्या कुछ साफ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। For our rights, for our freedoms, for our life, and now we're fighting for survival, and this is the highest of our motivation. But we are fighting also to be equal members of Europe. I believe that today we are showing everybody that's exactly what we are. The European Union is going to be much stronger with us, so that's for sure. Without you, Ukraine is going to be lonely, lonesome. We have proven our strength. We have proven that as at a minimum, we are exactly the same as you are. So do prove that you are with us. Do prove that you will not let us go. Do prove that you indeed are Europeans, and then life will win over death and light will win over darkness. Glory be to Ukraine. Thank you very much for your strong message, President, for your bravery and for your conviction. I will now give the floor to the Speaker of the Ukraine Parliament, Ruslan Stefanchuk, for his intervention.
सभी ने उनके संबोधन के बाद खड़े होकर तालियां बजाई और साथ ही साथ ये कहा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं संबोधन जो है वो उसको लेकर मोटिवेट करते हुए नजर आए हैं। और अभी अभी आपने सुना जहां पर यूक्रेन के राष्ट्रपति कई बड़ी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमले में हमारे नागरिकों को इसका सामना करना पड़ रहा है, उन्हें नुकसान पहुंच रहा है। और फिलहाल आज हमारे देवभूमि के दंगल में बस इतना ही। आप देखते रहो AK न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।